हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। आप सभी रामलाल्स को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। सारे लक्ष्यन का बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्य बैच के एटॉमिक फिजिक्स के लेक्चर नंबर 2 में। एटॉमिक फिजिक्स के लेक्चर नंबर 2 में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में, एटॉमिक फिजिक्स के फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? एटॉमिक फिजिक्स के फर्स्ट लेक्चर में हमने पहले तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करे थे। उसके बाद जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल और जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को समझा था। क्या समझा था? रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को समझा था। तो सबसे पहले बताइए जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या है? जे थॉमसन ने क्या बताया था? जे थॉमसन एंड रदरफोर्ड को हमने पढ़ा था। जे थॉमसन ने यह समझाया था कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पूरे एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। लेकिन रदरफोर्ड जो उन्हीं का स्टूडेंट था, प्लम पुडिंग मॉडल, बिल्कुल सही जवाब है आपका, प्लम पुडिंग मॉडल। लेकिन जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया था, गलत प्रूफ कर दिया था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के बेसिस पे। उसने बोला था कि सारे प्रोटॉन बीच में होते हैं और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होता है, और इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कूलम्बिक फोर्स प्रोवाइड करता है। लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक थे, और एग्जैक्टली लास्ट में मैंने आपको 10 मिनट में ड्रॉबैक ही समझाया था। कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होता है, अगर चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होता है तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, तो वहां से एनर्जी रेडिएट होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल हो जाना चाहिए। इस चीज को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो नील्स बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। नील्स बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, तो उसी के बारे में आज हम समझेंगे कि नील्स बोर ने एटॉमिक मॉडल में क्या समझाया था। नील्स बोर एटॉमिक मॉडल, उसमें इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में घूमता है, उसका रेडियस क्या होगा, उसके वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन के टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट एनर्जी के फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से एनर्जी रेडिएट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और एंगुलर मोमेंटम के कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो चले नील्स बोर एटॉमिक मॉडल में हम आगे बढ़े, नील्स बोर एटॉमिक मॉडल को समझे। चलिए साहब, नील्स बोर एटॉमिक मॉडल को हम समझते हैं। हां, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, बिल्कुल सही बात है। कौन से क्लास का ये चैप्टर? बहुत बढ़िया आपका डाउट है, ये 7वीं क्लास में आता है बेटा, आपने नहीं पढ़ा था इसलिए दोबारा पढ़ाया जा रहा है। बोर्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या कहता है? समझिए, नील्स बोर ऑफ द हाइड्रोजन एटम वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन एक स्टेबल ऑर्बिट में घूम रहा होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक स्टेबल ऑर्बिट में घूम रहा होता है। ये इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल नहीं होगा। लेकिन सर ये सर्कुलर पाथ में अगर घूमेगा तो एनर्जी रेडिएट करना चाहिए। तो देखिएगा बोर मॉडल क्या कहता है। बोर मॉडल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ स्टेबल ऑर्बिट, स्टेबल orbit in a form of by a forming of in a stable orbit by a forming a stationary wave which does not radiate energy, which does not radiate energy। बेटा 11th क्लास में एक चैप्टर है वेव नाम का, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव पढ़ते हैं। उसमें एक वेव आता है जिसको हम स्टेशनरी वेव के नाम से जानते हैं। स्टेशनरी वेव क्या होता है? तो थोड़ा सा फील ले लो, स्टेशनरी वेव क्या होता है? दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में जब चल के आते हैं, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेव लेंथ के अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन करता है। स्टेशनरी वेव
की वेलोसिटी हो जाती है जीरो, वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। सॉरी, स्टेशनरी वेव की वेलोसिटी होती है कि वो ट्रांसफर ऐसे ऐसे घूम रहा होता है, लेकिन वो एनर्जी ट्रांसमिट नहीं करता है। स्टेशनरी वेव शायद आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के लास्ट चैप्टर में। स्टेशनरी वेव का परफेक्ट रियल लाइफ एग्जांपल मैं बताऊं तो तुमने लंका कांड देखा है क्या? अरे रामायण का लंका कांड जो सबसे लास्ट में आता है, जिसमें राम और रावण के बीच लड़ाई चल रही होती है। राम धनुष मारता है रावण को, रावण धनुष मारता है राम को। इधर उसके तीर से पानी निकल रहा होता है, राम के तीर से, उसके तीर से पानी निकल रहा होता है, पानी का बौछार खत्म। कभी राम तीर चलाते हैं तो उधर से आता है सांप निकल जाता है, तीर से इधर से भी सांप निकल जाता है, दोनों सांप टकरा के खत्म। मतलब राम एंड रावण की तीर का एनर्जी सेम होता है। कभी कभी देखा होगा, राम ने तीर चलाया, तीर ऐसे ऐसे जा रहा वेव की तरह। रावण ने तीर चलाया, रावण का भी तीर आ रहा वेव की तरह। ये जरूर देखा होगा तुमने। और जैसे इंटरफेस पे जब दोनों के तीर मिलते हैं, जब दोनों के तीर मिलते हैं तो एग्जैक्टली ओवरलैप करके ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। वो जो ऑसिलेट करते हैं ना ऐसा ऐसा, वही स्टेशनरी वेव बनाते हैं। देखो तुम्हें पता नहीं चला, वही स्टेशनरी वेव है। याद आया? विजुअलाइज हुआ क्या होगा? राम ने तीर चलाया, राम का वेव, राम के तीर से इधर वेव निकला ऐसे टुक 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 वेव जा रहा। उधर से रावण ने तीर चला, रावण के तीर से वेव निकला टिक 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 टिक। अब दोनों वेव यहां पे इंटरफेयर किया और ऐसा हो गया। अब क्या होगा? सुपर पोजिशन हो गया। ना तो राम के वेव का एनर्जी आगे जा रहा, ना इधर एनर्जी इधर आ रहा, तो ये स्टेशनरी वेव बन जाता है। और आपने पढ़ा है कि हर एक मैटर से एसोसिएटेड वेव होता है। तो नील्स बोर क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ पढ़ना नहीं, इसको सीखना भी है, सीखना भी है। देखो क्या कहा नील्स बोर ने, कहा कि इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कुड रिवॉल्व इन अ सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट विदाउट इमिटिंग रेडिएट एनर्जी। एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्यों एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा? क्योंकि वो एक स्टेशनरी वेव फॉर्म बना करके घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन ई वेव की तरह घूमता है। याद है हमने डिब्रोगली वेवलेंथ में बताया था कि nth ऑर्बिट में n वेव बनते हैं, और वो जो वेव बनता है ना स्टेशनरी वेव होता है, मतलब वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। ठीक है, एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। ईच एटम हैज अ सर्टेन डिफिनिट स्टेबल ऑर्बिट, और वो जो होते हैं स्टेबल ऑर्बिट होते हैं। हर एक स्टेबल ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 फोर्थ ऑर्बिट है तो इसकी फिक्स एनर्जी होगी। इलेक्ट्रॉन अगर इसमें है तो E4 एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होगा। ये E3, ये E2, ये आपका E1। हर एक ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी? फिक्स होगी। दिस स्टेबल ऑर्बिट आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी स्टेट ऑफ अ एटम। समझ आया ये बात? एक बार फटाफट बता दीजिए कि इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है तो एनर्जी रेडिएट क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो स्टेशनरी वेव बना के घूमता है। नील्स बोर ने ये बताया था, स्टेशनरी वेव बना के घूमता है और हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है। इलेक्ट्रॉन रत्ती भर एनर्जी बाहर नहीं रिलीज करेगा। अगर इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी E4 होगा, इसमें है तो E3 होगा, इसमें है तो E2 होगा, इसमें है तो E1 होगा। यह बात समझ आया कि नहीं? जल्दी जल्दी बता दीजिए। जो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक था वो यही तो था। रदरफोर्ड के हिसाब से एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल ईएम वेव जनरेट करने चाहिए, और जब वो ईएम वेव जनरेट करेगा एनर्जी रेडिएट करेगा तो एनर्जी लूज कर देगा। एनर्जी लूज कर देगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। बोर कहता है सुनो, वो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में वो स्टेशनरी वेव बना के घूम रहा है, तो इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी E4 होगी और वो एनर्जी फिक्स होती है। इसलिए इसको हम स्टेबल ऑर्बिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बोल? क्या कहते हैं बोल? स्टेबल ऑर्बिट्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? स्टेबल ऑर्बिट्स कहते हैं। समझ आया? यस। चलो नेक्स्ट, दूसरा पोस्टुलेट कहता है अब इलेक्ट्रॉन के जो स्टेबल ऑर्बिट होंगे वो कौन कौन से होंगे? क्या कोई भी रैंडम ऑर्बिट होगा? तो नील बोर कहता है कि नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, कोई भी रैंडम ऑर्बिट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में घूम सकता है, उसी स्टेबल ऑर्बिट में घूम सकता है जिसमें घूमने की वजह से उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा। एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व around the nucleus. Electron can revolve around the nucleus in an atom only in those stable orbit whose angular momentum is a integral multiple of h by 2 pi, जिसमें इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 के उसका एंगुलर मोमेंटम होगा। ये जो चैप्टर है ना एक्चुअली मेरे लायक है नहीं, अब क्या करूं, यही पढ़ाने को मिला है। काहे सर? ये एकदम थ्योरेटिकल चीज है, फिजिक्स जैसी कोई खास बात है नहीं, इसमें फिजिक्स का फ्लेवर कम है। कई सारी चीज इसमें आपको याद रखने वाली चीजें हैं।
है ना, याद रखने वाली चीज है। देखो एंगुलर electron can revolve around the nucleus in an atom only in a those stable orbit whose angular momentum is the integral multiple of h by 2 pi। ये एक लॉ है। ये क्या है? एक लॉ है। सर लॉ का मतलब क्या है? लॉ का मतलब क्या है कि हम बैठ के ये प्रूफ नहीं कर सकते कि एंगुलर मोमेंटम h by 2 pi ही क्यों होगा। ये निल्स बोर ने एक हाइपोथेसिस दिया था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में घूम सकता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा। जिसमें घूमने की वजह से उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा। मिनिमम पॉसिबल एंगुलर मोमेंटम जो होगा h by 2 pi होगा, h/2 pi होगा। अगर इससे बड़े ऑर्बिट में घूमता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम इसके डबल हो जाएगा, 2h by 2 pi होगा। नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बोलो? 2h by 2 pi होगा। नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? 3h by 2 pi होगा। मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड हो गया, क्वांटाइज्ड हो गया। एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया? एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया? मोमेंटम क्या हो गया? क्वांटाइज्ड हो गया। एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया? क्वांटाइज्ड हो गया। एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया? क्वांटाइज्ड हो गया। एंगुलर मोमेंटम h by 2 pi के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। तो एंगुलर मोमेंटम की nth ऑर्बिट में वैल्यू क्या हो जाएगी? nh by 2 pi, जहां पे n की वैल्यू होगी 0 1 2 3। अब इस पे आपको पीएचडी नहीं करना, इस पे बस आपको यह चीज याद रखना है कि एंगुलर मोमेंटम h by 2 pi के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, जहां पे n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 होगी। क्या ये वाला एंगुलर मोमेंटम पॉसिबल है? h/5 pi, हां या ना में जवाब दीजिए, यस और नो। ये वाला एंगुलर मोमेंटम क्या पॉसिबल है? हां या ना में जवाब दीजिए, हां या ना में जवाब दीजिए। ये वाला एंगुलर मोमेंटम पॉसिबल है? हां या ना में जवाब दीजिए। h/5 pi, दिस एंगुलर मोमेंटम इज पॉसिबल और नॉट? Possible or not? Yes, this is not possible. Yes, very good beta, very good. This is not possible. Not possible. Sir, why? Why this is not possible? हमें तो लग रहा है कि होना चाहिए। नहीं बेटा, मिनिमम एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन की होगी वो होती है h by 2 pi मिनिमम। इससे ज्यादा ही एंगुलर मोमेंटम होगा। चलो ये बताओ तो, h/4 pi, h/3 pi, ये सारे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होंगे कि नहीं होंगे? इसमें ये दोनों में से कोई होगा कि नहीं होगा? नो, ये भी नहीं होगा। देखना ध्यान से, देखो मिनिमम एंगुलर मोमेंटम है ये, मिनिमम, इससे ज्यादा ही होगा, इसका डबल ट्रिपल 4 टाइम्स h by 2 pi, मतलब 0.5, 1/2 क्या होता है? 0.5 h by pi। ये h by 4 pi h by 2 pi से कम है, ये भी कम है, तो ये रॉन्ग हो गया बेटा। h by 2 pi के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। अब चमका कि नहीं चमका? जोरदार बता दो, क्या चमका कि नहीं चमका? चमका कि नहीं चमका? जल्दी जल्दी बता दो, ये चमका कि नहीं चमका? कितना जोरदार चमकाया बताओ। h by 2 pi से छोटी वैल्यू एंगुलर मोमेंटम की नहीं हो सकती। h by 2 pi से बड़ी होगी, उससे थोड़ी ज्यादा हो, इससे डबल होगी, है ना, उससे क्या होगी? डबल होगी। अच्छा, ये पॉसिबल होगा कि नहीं बोलो? 1.5 h by pi, ये पॉसिबल है कि नहीं बोलो? 1.5 h by pi, ये वाला 1.5 h by pi, मजा आएगा, मजा आएगा। बताओ ये पॉसिबल है कि नहीं? दिस वन 1.5 h by pi। सोच के बताना, सोच के बताना, ये होगा कि नहीं होगा? ये होगा, ये होगा, क्योंकि 1/5 क्या हो गया? 3/2 h by pi। तो ये तो है, देखो h/2 pi का 3 गुना, देखो h/2 pi का 3 गुना, ये तो पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। समझ आया कि नहीं आया? अच्छा ये बोलो, एक बच्चा गलती से कह रहा है नो, 2-4 बच्चे कह रहे हैं नो। बेटा तुम घबरा गए, तुम 1.5 देख के घबरा। देखो 1.5 को लिखेंगे 3/2, तो 3h/2 pi तो पॉसिबल है। अच्छा ये बोल 1.5 h by 2 pi, अब बोल ये पॉसिबल है कि नहीं? ये पॉसिबल है कि नहीं बता? 1.5 टाइम्स ऑफ 1.5 टाइम्स ऑफ h by 2 pi, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो लिख लेना ताकि तुम्हें पूरा का पूरा चमक जाए चीजें, गलती ना करो कि कौन सा एंगुलर मोमेंटम पॉसिबल है और कौन सा एंगुलर मोमेंटम पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटा, चलो समझ गए। देखो थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है? तो पहला पोस्टुलेट क्या है
कि स्टेशनरी वेव बना के स्टेबल ऑर्बिट में घूमता है, उसको स्टेबल ऑर्बिट कहते हैं। एक स्टेबल ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है, अगर इलेक्ट्रॉन उसमें घूम रहा तो उसकी एनर्जी फिक्स होगी। आसान भाषा में समझ में आ गया। दूसरा क्या है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसमें घूमने की वजह से उसकी एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड रहेगी, और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगा h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में। मिनिमम एंगुलर मोमेंटम होगा h/2π। ठीक है, देखो बेटा, एक बच्चा पूछ रहा है कि जीरो मिनिमम होगा कि h/2π मिनिमम होगा। सुनिए, जीरो तो कोई वैल्यू ही नहीं है। जीरो एंगुलर मोमेंटम मतलब एंगुलर मोमेंटम है ही नहीं, वो तो है ही नहीं ना। मिनिमम पॉसिबल एंगुलर मोमेंटम अगर है तो जीरो थोड़ी ना, जीरो तो है ही नहीं। h/2π मिनिमम हो गया ना बेटा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, पोस्टुलेट थर्ड, एन इलेक्ट्रॉन कैन मेक अ ट्रांजिशन। मेक अ ट्रांजिशन मतलब इलेक्ट्रॉन कूद सकता है फ्रॉम इट्स स्टेबल ऑर्बिट टू अनदर लोअर स्टेबल ऑर्बिट। While doing so, a photon is emitted whose energy is equal to the energy difference between the initial and final state. आपने बोला था कि ऑर्बिट्स की एनर्जी क्या होती है? फिक्स होती है। ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है? फिक्स्ड होती है। मान लो ये तुम्हारा फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, और सोन इसकी तरह से ऑर्बिट आगे बने हैं। ठीक है ना बेटा, ऐसे ऑर्बिट्स आगे बने। तो मैं अगर आपसे पूछूं, ये एक इलेक्ट्रॉन जो इसमें घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जो इसमें घूम रहा है फोर्थ ऑर्बिट में, एक इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है, कौन सा इलेक्ट्रॉन अपने जीवन में सबसे ज्यादा खुश है? कौन सा इलेक्ट्रॉन अपने जीवन में सबसे ज्यादा खुश है? ये बताओ, कौन सा इलेक्ट्रॉन अपने जीवन में सबसे ज्यादा खुश है? बताइए, कौन सा इलेक्ट्रॉन अपने जीवन में सबसे ज्यादा खुश है? अगर मैं ऐसा पूछूं तो क्या बोलेंगे? कौन सा इलेक्ट्रॉन अपने जीवन में सबसे ज्यादा खुश है? अगर मैं ऐसा पूछूं तो आप क्या बोलेंगे? ये वाला सबसे ज्यादा खुश है कि ये सबसे ज्यादा खुश है? सबसे ज्यादा अपने जीवन में खुश कौन है? तो ये खुशी और दुखी वाला केस क्या है वो समझो। ऐसा होता है कि जो जितना ज्यादा स्टेबल होता है ना अपने जीवन में, उतना ज्यादा खुश होता है। जो जितना ज्यादा स्टेबल होता है, हाई स्टेबिलिटी मोर हैप्पीनेस। लेस एनर्जी। कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स के पास एनर्जी ज्यादा होती है तो अनस्टेबल होता है, उछलता कूदता है बहुत ज्यादा। जैसे मैं मार्कर को यहां से छोड़ दूं, जैसे मैं मार्कर को यहां से छोड़ूंगा तो मार्कर भाग के नीचे आएगा। क्यों आया मार्कर नीचे? क्या मार्कर को कोई पकड़ के नीचे खींच रहा था? नहीं सर, मार्कर को तो कोई पकड़ के नीचे नहीं खींच रहा था। हां सर, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा था। हां, एक्सेप्टेड। वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, जिसके वजह से कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है। तो जैसे ही मैं यहां से छोड़ूंगा तो ये मार्कर अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करके स्टेबल होना चाहता है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो इस ऑर्बिट में घूम रहा है वो चाहता है कि अपनी एनर्जी कम करके स्टेबल हो जाए और खुश रहे जीवन में। तो स्टेबल कौन सबसे ज्यादा होगा? जो जितना इनर ऑर्बिट में घूम रहा होगा उसकी एनर्जी टोटल उतनी कम होती है, वो उतना ज्यादा खुश रहता है। अगर मैं गलती से भी यहां पे एक जगह खाली कर दूं, यहां पे एक जगह खाली कर दूं, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने आप चाहेगा कि मैं कूद के नीचे चला जाता हूं। इसको धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद चाहेगा मैं कूद के नीचे आ जाता हूं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के नीचे आएगा इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो जो कम हुई एनर्जी वो कहां गई? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन इसमें है तो इस ऑर्बिट के बराबर एनर्जी होगी। मान लीजिए ये 4 एनर्जी है E4, यहां पे एनर्जी है इसकी E4 और यहां पे एनर्जी है E3। तो जैसे ही कूद के आएगा तो इसकी एनर्जी पहले ज्यादा थी E4, अब कम हो गई E3।
तो बचा हुआ एनर्जी कहां जाएगा? बचा हुआ एनर्जी रेडिएट होगा फोटॉन्स के फॉर्म में, जो इसकी फ्रीक्वेंसी अगर एफ है तो फोटोन की एनर्जी हो जाएगी HF। ये सिंपल सा केस है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है, बहुत दुखी है बेचारा, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो एनर्जी लूज करके स्टेबल होना चाहता है। इसकी एनर्जी है कुछ EI। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांजिशन कर गया, ये फाइनल स्टेट में आ गया, तो यह अपने आप नीचे कूद के आता है। इलेक्ट्रॉन को नीचे कूदने के लिए धक्का देने की जरूरत नहीं होती है। तो बेटा यहां पे इसकी एनर्जी ज्यादा EI, और कूद के जब नीचे आएगा यहां पे पहुंचेगा तो ये हो जाएगी इसकी फाइनल एनर्जी। अब जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहां पे EI थी, यहां पे EF हो गई, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो गई। जितनी एनर्जी कम हुई है उसी एनर्जी के बराबर का रेडिएशन निकलेगा, फोटॉन्स निकलेगा, जिसकी एनर्जी होगी HF। बताइए क्या आपको यह समझ आया? सर अगर मैं इलेक्ट्रॉन को बोलूं भाई इलेक्ट्रॉन तो चला जा ऊपर वाले ऑर्बिट में चला जा, क्या इलेक्ट्रॉन खुद से कूद के यहां से यहां तक जा सकता है? हां या ना में जवाब दीजिए। क्या इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के जंप करके यहां जा सकता है? हां या ना में जवाब दीजिए प्लीज। क्या इलेक्ट्रॉन खुद से कूद के यहां से यहां जा सकता है? नहीं, यहां पे इसकी एनर्जी कम है, इसको यहां से यहां तक ले जाने के लिए मुझे एनर्जी इसको देना पड़ेगा, तब जाके जंप करके ऊपर जाएगा। बताओ कितना इंटरेस्टिंग चीज है। तो नील्स बोर साहब कहते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से जब लोअर ऑर्बिट में कूद के आता है, हायर ऑर्बिट से क्या करता है, लोअर ऑर्बिट में कूद के आता है, तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है, और उस एनर्जी डिफरेंस के बराबर फोटॉन्स निकलते हैं, जिसकी एनर्जी क्या होती है? HF होती है, रेडिएशन निकलती है। क्या आपको यह बात अच्छे से समझ में आया? और याद रखिएगा, एक ट्रांजिशन से एक ही फोटोन निकलेगा, ऐसा नहीं कि एक ट्रांजिशन से नंबर ऑफ फोटॉन्स निकले। एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से एक फोटोन निकलेगा, इसीलिए यहां पे हमने लिखी है एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। हां, नंबर ऑफ ट्रांजिशन होगा तो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकलेंगे, क्योंकि क्रिस्टल में एक एटम तो होंगे नहीं, बहुत सारे एटम होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? क्रिस्टल में बहुत सारे एटम होंगे। तो ये तीन इनके पोस्टुलेट थे। 2004 में एक सवाल पूछा था, बोर्स मॉडल ऑफ एटॉम एज्यूम दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज। सही बात है यार। आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, बोर्स मॉडल और आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में कहां कोई रिलेशन है? कंटिन्यूअस इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ एटम, ये तो रदरफोर्ड साहब कहते थे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा, लगातार एनर्जी रिलीज करता हुआ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, लेकिन वहां पे लाइन स्पेक्ट्रम होता था। इसी को नील्स बोर ने लाइन स्पेक्ट्रम को डिफाइन किया। ये हर एक ट्रांजिशन से एक एक फोटोन निकलेगा, उस फोटोन की एनर्जी इतनी होगी, तो एक लाइन जैसा एक एक फोटोन निकलेगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा नहीं होगा। प्रिडिक्ट्स द सेम इमिशन स्पेक्ट्रा फॉर ऑल टाइप ऑफ एटम, नहीं, इन्होंने ये बताया था, बोर्स एटॉमिक मॉडल ने क्या बताया था? एज्यूम दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। समझ आया? चलिए फटाफट नेक्स्ट देखते हैं, इंटरेस्टिंग चीज आने वाला है। मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। सबसे पहले हम बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। मान लीजिए nth ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है और उसकी वेलोसिटी है बेटा कुछ v। nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चल रहा है, उसकी वेलोसिटी यहां पे कुछ v। ये है प्रोटॉन से डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन के घूमने का। कोई भी चीज जब सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसको सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। वो सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा mv² बटा r के बराबर होता है। मान लिया कि यहां पे स्पीड इसका v है, एज्यूम कर लिया कि nth ऑर्बिट में इसका स्पीड क्या है? v है, तो mv² इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। और इसको घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स दे कौन रहा है? सर इस प्रोटॉन का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लिखते हैं? सर चार्ज एटम का Ze और इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, तो ये होगा Ze² बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ये एक इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन बनाने में कोई भी यहां पे काम चोरी नहीं करना है, आस्कत नहीं करना है। क्या ये बात आपको समझ आ गया? ठीक है साहब। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पे इसकी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगी। अब एंगुलर मोमेंटम को कैसे लिखते हैं बताइए? एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं? तो बेटा रेडियस r, वेलोसिटी v, तो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। mvr इज इक्वल टू nth ऑर्बिट में है तो nh/2 पाई हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 2। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 2।
अब हम क्या करते हैं कि यहां से आर स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो आर आ जाएगा। इस आर को हम यहां लिख लेते हैं। तो देखिए एम वी आर, इस आर को यहां ले आया, इज इक्वल टू होगा जेड ई स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इस एम वी आर को इक्वेशन 2 से यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इस इक्वेशन से यूज करेंगे बेटा, इस इक्वेशन से यूज करेंगे तो एम वी आर को क्या लिख सकते हैं, NH/2 पाई। क्या मैंने सही लिखा है कि कुछ गलती हो रहा है? मैंने सही लिखा है कि थोड़ा गलती हो गया है? बताइए, है ना? थोड़ी सी गलती करी है मैंने। क्या गलती करी है देखिए ध्यान से। एम बी स्क्वायर है ये, और इस आर से आर स्क्वायर को कैंसिल करेंगे, यहां जो आर आएगा उसको हम उठा के यहां रखेंगे तो एम वी स्क्वायर आएगा ना। तो एक वी यहां पे गलत लिखा है, तो वी स्क्वायर ना लिख के साइड में मैं वी लिख लेता हूं। ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि देखो इक्वेशन 2 से एम बी आर की वैल्यू NH/2 पाई पुट करूंगा तो देखो एम बी आर को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं NH/2 पाई इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें थोड़ा सा केमिस्ट्री जैसा आपको चीजें दिखेगा, है ना? केमिस्ट्री जैसा चीजें दिखेगा। तो सर यहां से ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, हाँ 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, बढ़िया है यार। अगर ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया तो NH को उठा के यहां रख दो। हाँ, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा जेड ई स्क्वायर बटा NH, यहां आएगा तो NH एप्सिलॉन नॉट। बस सिंपल सा है। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ई स्क्वायर, H और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इन सब की वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा कुछ 2.18 को अप्रोक्सीमेशन में 2.2 इंटू 10⁶ Z/N लिख सकते हैं। अगर आप हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे, क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैसे भी नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल सही नहीं है, तो यहां से 2 पाई से 4, हाँ सॉरी ये 2 बच गया। आई एम सॉरी बेटा, 2 मिसिंग, राइट, ये गलती से हो गया था मेरे से। यहां पे मैंने तो जानबूझ के किया था, यहां गलती से हो गया था। ठीक है बेटा, लेकिन वैल्यू यही आएगा जिसको आपको याद रखना है। हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो वेलोसिटी आपका हो जाएगा 2.2 इंटू 10⁶ एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे आपको याद रखना पड़ेगा, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। वाई वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n? इसको फील कर सकते हो क्या? अरे बेटा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया तो 2 आ जाएगा यहां पे। समझ में आया कि नहीं है? पाई से पाई कैंसिल हो गया ना। तो बता, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट क्यों है? इस बात को फील करो, ऐसा ही क्यों है? तो देखो ऐसा क्यों? जब ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होता जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जेड ई स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो रहा है तो स्पीड कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो एमबी स्क्वायर भी आर दे रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही तो एमबी स्क्वायर भी आर दे रहा है। हाँ, जैसे जैसे पार्टिकल दूर जाता जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगा, तो इसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट बनेगा तो स्पीड कम होगी। मान लो पास आ गया इलेक्ट्रॉन, और पास आ गया। जितना पास इलेक्ट्रॉन आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाएगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एमबी स्क्वायर भी आर ज्यादा देगा, मतलब स्पीड बढ़ जाएगा। इसीलिए जो वेलोसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z/N होता है। अगर हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा। वो नंबर ऑफ ऑर्बिट के कम करने से वेलोसिटी बढ़ेगी, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ाने से वेलोसिटी कम होगा। वो वैल्यू होता है 2.2, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, इंटू 10⁶ Z/N। ये लगभग स्पीड ऑफ लाइट से कंपेरेबल है। अगर ये स्पीड ऑफ लाइट से कंपेरेबल है तो यहां पे ध्यान से देखिए, 2.2 इंटू 10⁶ को C से अगर कंपेयर करूंगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से अगर मैं कंपेयर करूंगा,
तो एग्जैक्टली 137 टाइम्स कम है, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा c डिवाइडेड बाई 137 टाइम्स इंटू z बाई n। ये c डिवाइडेड बाई 137, c वेरी स्पीड ऑफ लाइट, ये रख दूंगा तो एग्जैक्टली 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 आता है। डिवाइड करके आप देख सकते हैं। इस c को अगर मैं 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 से डिवाइड कर दूं तो एग्जैक्टली 2.2 इंटू 10 सॉरी 137 से डिवाइड कर दूं ना, अगर मैं इसको c को 137 से डिवाइड कर दूं, 137 से डिवाइड कर दूं तो ये 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड आ जाता है। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में, मतलब z को n और n को 1 पुट कर दिया, इलेक्ट्रॉन की स्पीड पूछी जाए तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड ऑफ लाइट से 137 टाइम्स क्या होता है, कम होता है। बताइए क्या आपको यह बात फील आया? फॉर हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट ऑर्बिट डिवीजन वाली बात है बेटा, डिवाइड कर लो, ये आता ही है इसलिए मैंने लिखा है, डिवीजन ही तो करना है बस। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन एटम फर्स्ट ऑर्बिट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 137 टाइम्स लेस। समझ में आया? 137 टाइम्स क्या होता है, कम होता है। चलिए साहब ठीक है, अब इस पे सवाल देखते हैं कैसे पूछा जाता है। 2003 का सवाल है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम मतलब Z1 हो जाएगा इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, देन कूलम्बिक फोर्स F बिटवीन दिस टू, मतलब हाइड्रोजन एटम जिसमें एक ही प्रोटॉन होंगे मतलब E प्लस चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन कहीं r रेडियस में घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन से फॉर्मूले से लगेगा, ठीक है बेटा? तो बताइए कौन से फॉर्मूले से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, बताइए। तो ऐसा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वेक्टर फॉर्म लिखा हुआ है। अच्छा हाँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वेक्टर फॉर्म आपने पढ़ा होगा, फोर्स 1/2 इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2 बटा RQ इंटू माइनस ऑफ R वेक्टर। क्योंकि ये अगर अट्रैक्टिव है तो पोजीशन वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो बेटा ये प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है तो पीछे की तरफ लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के पॉजिटिव पोजीशन वेक्टर के अपोजिट होगा, तो माइनस आएगा। क्या होगा, माइनस आएगा। अब ऊपर वेक्टर, नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का क्यू। वेक्टर बराबर क्या होता है, वेक्टर के पास क्या होता है सर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो वेक्टर को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखोगे, आर क्यू से कैंसिल होकर नीचे आर स्क्वायर आ जाएगा और आर कैप डायरेक्शन को बता देगा, इसलिए डी सही हो गया। ये डायमेंशनली रॉन्ग है ना बेटा, डायमेंशनली रॉन्ग है। कैसे डायमेंशनली रॉन्ग है सर, फोर्स के फॉर्मूले में नीचे आर स्क्वायर आना चाहिए, आर क्यूब है और ऊपर आर कैप सिर्फ डायरेक्शन है इसके पास आर वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दोनों है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से ये आर क्यू कैंसिल होगा तो नीचे आर स्क्वायर आ जाएगा और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर रह जाएगा। आर स्क्वायर होना चाहिए, समझ आया बेटा? हाँ, तो देखो यहां पे आर वेक्टर को आर और आर कैप रखोगे तो आर से आर क्यू कैंसिल होगा तो आर स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ आया? नेक्स्ट देखिए, AIPMT 2015 का सवाल है। अब AIPMT और नीट में कैसे सवाल पूछे जाते हैं ध्यान से देखिएगा। कंसीडर थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम एटम, हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर हो जाएगा 2 और थर्ड ऑर्बिट के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिट हो जाएगा 3 यूजिंग नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रोच। मतलब स्पीड को, बहुत हाई स्पीड को नेग्लेक्ट करना है। मतलब वहां पे जैसे रिलेटिविस्टिक अप्रोच का मतलब ये होता है स्पीड ज्यादा होने से मास बढ़ने लगेगा, ये सब कंसीडर नहीं करना है। स्पीड बढ़ने से मास चेंज हो जाएगा, वो कंसीडर नहीं करना है, नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रोच माना है। स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट k इज दिस। तो हमें पता है कि जो स्पीड होता है वो होता है 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 z बटा n। z को आप रखेंगे 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 2 और इसको रखेंगे 3, तो ये कैंसिल होकर आ जाएगा 0.6 टाइम्स। 0.6 टाइम्स का मतलब है कि 2.2 से कम, तो ये 2.2 से तो ज्यादा ये होगा नहीं, 2.2 से ये बहुत कम हो रहा है, 1.46 आधे से थोड़ा ज्यादा, ये सी आंसर होना चाहिए। ये तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होगा नहीं,
ये 0.73 टाइम्स बहुत कम हो गया यार, ये होगा नहीं। तो एक्सेक्ट मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, मेरे हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, सी। और देखिए नीट में ऐसे ही सवाल आते हैं, तो और गलती से आप चाहेंगे कि यार ये बहुत हल्का, इसको छोड़ देते हैं, या ये मुझे समझ नहीं आएगा, ऐसा नहीं कर सकते आप, ये पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि इस टॉपिक से जो सवाल आएंगे वो इतने आसान आएंगे ना कि आपको छोड़ने के बाद बड़ा पछतावा होगा। पता है, इस सवाल को जब आपने किया तो क्या किया, तुमने कुछ किया ही नहीं, इतना आसान है ये। हाँ, लेकिन इसको हमें याद रखना पड़ेगा। हाँ, तो यहां पे MR स्टार नहीं, यहां पे आएगा MR रट्टा, मार रट्टा, MR मार रट्टा, इसको रट्टा मारना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हाइड्रोजन एटम की बात होगी, Z को आप 1 पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड ऑर्बिट of hydrogen atom is v, second orbit of hydrogen atom is v. The velocity of electron in the first orbit of lithium plus. अब दो कंपेयर करना है। वेलोसिटी हाइड्रोजन एटम में लिखा है 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6, हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर हो जाएगा 1, और कौन सा ऑर्बिट की बात करी है, सेकेंड ऑर्बिट की, तो यह आ जाएगा नीचे 2, ऊपर होता है Z/n, सिंपल। और बाद में किसी लिथियम की बात करेंगे और उसके फर्स्ट ऑर्बिट की बात करेंगे तो 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट मतलब नीचे 1 आ जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 1 ऊपर 3 आ जाएगा। कैसे बेटा, वेलोसिटी होता है 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 Z/n, लिथियम के लिए Z की वैल्यू 3, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, और N1 हो जाएगा। नंबर ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट की बात की, N1 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करते से ही आपका ये वाला फैक्टर इससे कटेगा। कितना आसान है यार, है ना। और ये V/V' हो जाएगा आपका 1/6, तो V' इज इक्वल टू हो जाएगा 6V। 6V मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कितने लोगों का जवाब आया ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। श्रुति कुमारी का जवाब आया है V। श्रुति कुमारी, कहां घूम रही हो तुम, गलत है तुम्हारा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कितना इजी है भाई साहब सवाल। नेक्स्ट देखिएगा, द स्पीड ऑफ हाइड्रोजन, द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। जब स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर किया जाएगा तो स्पीड इज इक्वल टू लिखेंगे 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू Z/n, और इसी को आप लिख सकते हैं C/137 टाइम्स Z/n, है ना। ये जो फैक्टर है ना 2.2 इंटू 10 टू द पावर 7, सॉरी 10 टू द पावर 6, 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6, ये स्पीड ऑफ लाइट से 137 टाइम्स कम है। ठीक है सर। हाइड्रोजन एटम तो इसको पुट कर देंगे 1, फोर्थ ऑर्बिट तो इसको पुट कर देंगे 4, तो आ जाएगा C/137 मल्टीप्लाई 4, तो ये 548 आ जाएगा। ये तो होगा नहीं। और 4 से मल्टीप्लाई करना है, 137 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं होती। कहते हैं कि सर ये वाला चैप्टर में कैलकुलेशन बड़ा लेंदी होता है, कैलकुलेशन लेंदी होता है अगर करोगे तब ना। तुम्हें कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए 1998 में सवाल पूछा है, इन अ बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द सेंट्रीपिटल फोर्स इज furnished by the Coulombic attraction between the proton and the electron if A0 is the radius of the ground state orbit। A0 is the radius, यहां पे है आपका हाइड्रोजन एटम मतलब चार्ज E, और ये हो जाएगा आपका -E। M is the mass of the electron and E is the charge of electron। if epsilon naught is the vacuum permittivity then speed of the electron। देखो ये तुम्हारा न्यूक्लियस है और हाइड्रोजन का न्यूक्लियस उसका चार्ज होगा जी। ये इलेक्ट्रॉन v स्पीड से सर्कुलर पाथ में घूमेगा, तो अगर ये v स्पीड से सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सर डाउट इन प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, एक बच्चे को बड़ा जेन्युइन डाउट है, बोलो क्या डाउट है, बोलो बेटा जल्दी बोल दो। कैलकुलेशन नहीं हो रहा होगा बेटा, काम करो तुम तीसरी क्लास में जाओ, वहां पे गुना भाग सीख के आओ, और कोई दिक्कत नहीं है। ये बाई 2 है, ये नीचे जाएगा, है ना, ये समथिंग बाई 2 नीचे चला जाएगा, और यहां पे मल्टीप्लाई में 3 था, ये 2 मल्टीप्लाई 3 6 हो जाएगा। तो V/V' इज इक्वल टू 1/6, तो V' इज इक्वल टू 6V। कोई बात नहीं बेटा, होता है, वो तीसरी चौथी क्लास में गुना भाग सिखाए, वहां चले जाओ।
गधे हो एक नंबर के। v स्पीड से चल रहा है तो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा mv² बाई ए नॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो सेंट्रीपिटल का रोल प्ले कर रहा है वो क्या होगा, सेंट्रीपिटल का रोल प्ले कर रहा है वो हो जाएगा E² बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए नॉट का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल करोगे, इधर ए नॉट आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, ए नॉट आ जाएगा। अब यहां से ये v है, v² है तो v इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर E² बटा मास नीचे चला जाएगा m 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए नॉट, यही तो आएगा। तो E² रूट के बाहर निकालोगे तो E बटा रूट अंडर 4 पाई m एप्सिलॉन नॉट ए नॉट हो जाएगा। 4 पाई m एप्सिलॉन नॉट ए नॉट m। ए इज योर करेक्ट आंसर। समझ आया बेटा, ए इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते रेडियस की। तो बताओ एंगुलर मोमेंटम हमने क्या निकाला था, एंगुलर मोमेंटम हमने निकाला था mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई। अब बड़ा सरप्राइजिंगली मुझे वेलोसिटी तो पता है तो रेडियस तो आ ही जाएगा, r बराबर हो जाएगा nh बटा 2 पाई mr, nh बटा 2 पाई mr। r हमने रुक एम भी, अरे यार मैं इमोशनल होता है mr के लिए, एम भी, m इंटू वी नीचे चला जाएगा तो nh बटा 2 पाई एम भी, v। अब v कितना होता है, तो v तो देख लो कितना होता है, हमने निकाला था, एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें याद ही है। v होता है यहां jd² बटा 2nh एप्सिलॉन नॉट, 2nh एप्सिलॉन नॉट, jd² बटा 2nh एप्सिलॉन नॉट, 2nh एप्सिलॉन नॉट, ze² बटा 2nh एप्सिलॉन नॉट, ये v है। तो इस v की वैल्यू एग्जैक्टली यहां पे पुट कर दो, v की वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर दो, तो बताओ क्या आ जाएगा। सर v की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा nh डिवाइडेड बाई 2 पाई m, बताओ v, सर जे² बटा 2nh एप्सिलॉन नॉट, 2nh एप्सिलॉन नॉट, 2nh एप्सिलॉन नॉट। यहां से कुछ कटेगा क्या, हाँ इस 2 से 2 काट लो, मेरा खुश हो गए तो, और कुछ नहीं, nh एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा तो r बराबर एक n है, n और आएगा तो n² h² एप्सिलॉन नॉट बढ़ा पाई m e² इंटू जेड। अब यहां पे जो प्योर कांस्टेंट है आपका ये वाला टर्म प्योर कांस्टेंट है, जैसे h एप्सिलॉन नॉट पाई m e², ये सारा टर्म जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.53 एंगस्ट्रम n² बटा z। मतलब जो रेडियस होता है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप ऑर्बिट का नंबर डबल करोगे तो रेडियस 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। हाँ मजे ले रहा है सर, एन से नहीं काटेंगे का, हाँ एन से कटेंगे ना, काट देंगे भाई गजोधर, चल देगी इधर। तो रेडियस इज इक्वल टू आएगा बेटा, ये भी याद रखिएगा, jd² बटा 2nh एप्सिलॉन नॉट, jd² बटा 2nh एप्सिलॉन नॉट। रेडियस की वैल्यू जो आएगा बेटा वो आएगा 0.53 एंगस्ट्रम n², ये हाइड्रोजन एटम के लिए हो जाएगा, फॉर हाइड्रोजन एटम। अब इसको लॉजिकली हम सोचने की कोशिश करें कि नंबर ऑफ ऑर्बिट, वाह फालतू बेवकूफ, यहां पे देखो कि नंबर ऑफ ऑर्बिट n² के प्रोपोर्शनल क्यों है, n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ाएंगे तो हम उतना ज्यादा दूर जाएंगे ना, जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ाएंगे हम उतनी ज्यादा दूर जाते जाएंगे, और जितनी ज्यादा दूर जाएंगे रेडियस उतना बढ़ेगा। तो इसलिए रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, n² होता है। रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, n² होता है।
एक पूछ रहा है वी की वैल्यू कैसे आई? तू पढ़ने आता है या मास्टर को परेशान करने आता है? वी की वैल्यू कैसे आई? नशा करके आया है क्या? नशा करके बैठा है क्या? पता ही नहीं चला क्या पढ़ रहा है, केमिस्ट्री की क्लास है कि बायोलॉजी की क्लास है? ये शायद इसलिए परेशान है कि बायोलॉजी की क्लास में वेलोसिटी कैसे आया है? क्या ये क्या ये वी निकाला है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स और एमबी स्क्वायर बाई आर को बराबर किया है और फिर एमबी आर की वैल्यू पुट किया NH बाई 2 पाई, आर से आर कैंसिल किया है, गधा कहीं का। नशा करके बैठा है क्या? चल इधर देख, इन टर्म्स ऑफ बोर रेडियस, द रेडियस ए नॉट द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय, इन टर्म्स ऑफ बोर रेडियस द रेडियस ए नॉट द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ बोर रेडियस हम उसको बोलते हैं जो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस होता है। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस होता है, फर्स्ट रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस हमने क्या बोल दिया? ए नॉट। नंबर ऑफ ऑर्बिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा रेडियस, नंबर ऑफ ऑर्बिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू एन नॉट इंटू एन स्क्वायर, तो इसको 2 का और स्क्वायर रखेंगे 4 आ जाएगा, 4 ए नॉट इज आंसर, 4 ए नॉट इज आंसर। अच्छा जल्दी जल्दी एक सवाल सॉल्व करो तो, फाइंड रेशियो ऑफ स्पीड, जल्दी करना, सवाल लिखने से पहले आंसर चाहिए मुझे। फाइंड रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट टू द सेकेंड ऑर्बिट इज, जल्दी बता जल्दी, इन He2 प्लस एटम, जल्दी बता, सवाल खत्म होने से पहले जवाब चाहिए मुझे। फाइंड रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट टू द सेकेंड ऑर्बिट इन He प्लस एटम, He2 प्लस एटम, जल्दी बता, जल्दी 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 जल्दी, जल्दी बता। 2/3 इज द करेक्ट आंसर। कैसे? तो सर स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन होता है। हम एक ही एटम की बात कर रहे हैं तो जेड से हमें मतलब ही नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन होता है। तो ये v1 बाई v2 इज इक्वल टू हो जाएगा n2 बाई n1। तो n2 बोल कितना है? 2 और n1 है 3, 2/3 इज योर करेक्ट आंसर, 2/3 इज योर करेक्ट आंसर। समझ आया? अब चल ये बता, इन बेरिलियम आयन इफ ए नॉट बी द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट देन द रेडियस ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट विल बी। अच्छा फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस ये है तो सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी? और उसी आयन की बात किया है तो उसी आयन में तो बेटा 4a0 ही होगा, क्योंकि सेम आयन की बात की है तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है n स्क्वायर बटा जेड। अच्छा वेलोसिटी में तुमने देखा था जेड बटा एन, एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी। हां क्योंकि जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा फोर्स उतना ज्यादा लगेगा, वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। लेकिन एटॉमिक नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस एटॉमिक नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस एटॉमिक नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन और एटम्स पास होंगे। एक बात बता, यह है तेरा एटम, इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा, अब यह है तेरा न्यूक्लियस, जितना ज्यादा जेड होगा उतने ज्यादा प्रोटॉन होंगे, जितने ज्यादा प्रोटॉन होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा फोर्स होगा तो दबाव महसूस करेगा, उतना छोटा रेडियस होगा ना। इसीलिए रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। देखो कितना जोरदार चीज है। हां वो रटना है लेकिन अगर थोड़ा फील ले लोगे तो कितना मजा आएगा। एक बच्चा अरे सर कितना इजी क्वेश्चन करा रहे हो, तो मैं यहां पे टफ क्वेश्चन कहां से ले रहा हूं? चैप्टर इजी है। व्हेन हाइड्रोजन एटम इन अ फर्स्ट एक्साइटेड, सारे पूछे हुए सवाल है 1997 का, देख। व्हेन हाइड्रोजन एटम इन अ फर्स्ट एक्साइटेड लेवल इस रेडियस इज इन डैश ऑफ द बोर रेडियस। हां तो बोर रेडियस हो गया a0 जो फर्स्ट ऑर्बिट की होगी। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब होता है? सेकेंड ऑर्बिट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है सेकेंड ऑर्बिट, ये अभी मैं बताऊंगा एनर्जी के टर्म्स में। सेकेंड ऑर्बिट होता है, ठीक है? क्या होता है? सेकेंड ऑर्बिट होता है।
तो यहां से जो रेडियस होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर इंटू फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस हो जाएगा। तो ये सिंपल, सेकेंड ऑर्बिट रखोगे नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। कितना जोरदार कंसेप्ट बताया, वाह। ये बच्चा कहता है सर बहुत जोरदार कंसेप्ट बताया। फील लेने वाली बात है कि एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, पास पास आएंगे। तो इसीलिए रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होल स्क्वायर। वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ ऑर्बिट, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ ऑर्बिट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। कितनी जोरदार बात है, कितनी जोरदार बात है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द बोर्ड्स प्रिंसिपल, द रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n and the radius of the orbit. Radius of the orbit is directly proportional to n square. 1996 का पूछा हुआ सवाल है, r is directly proportional to n square. तुम्हारे जीवन की बड़ी समस्या है, जब सवाल हो जाए तो आसान, ना हो तो मुश्किल, मास्टर खराब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन एटम इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द रेडियस टू द बोर रेडियस। बोर होता है फर्स्ट ऑर्बिट का, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया सेकेंड ऑर्बिट। भाई साहब ये आसान है, और आसान में भी गलती कर रहे हैं भाई साहब, गांडावासी। चल देख इधर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम विल द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट विल बी मिनिमम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट विल बी मिनिमम। तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा, किसकी बात कर रहा है, मिनिमम, उसका रेडियस सबसे ज्यादा होगा। एटॉमिक नंबर जिसका सबसे ज्यादा होगा उसका रेडियस सबसे कम होगा। तो ए आंसर हो जाएगा। इसका सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर होता है लिथियम का, इसलिए उसका रेडियस सबसे कम होगा। सर स्पीड स्लो कीजिए, थोड़ा आप बढ़ा लीजिए, ये अकेले की आपकी समस्या है। हमसे पढ़ना है तो स्पीड बढ़ा लीजिए, अगर आपकी औकात नहीं लग रही पढ़ने की तो चले जाइए यहां से। अबे तुम्हारी समस्या है ना, मेरी समस्या थोड़ी ना है ये। कितने लोगों को स्पीड सही लग रही बता दीजिए। हां, मेजोरिटी को अगर लगेगी कि मेरा स्पीड खराब है तो हम छोड़ देंगे, पढ़ा नहीं छोड़ देंगे। अबे किससे बोल रहा है वो पहले सुन ले। बोल तू किससे रहा है, बोल किससे रहा है, अपनी औकात देख ले और फिर बात कर। आप अपनी औकात बढ़ाइए थोड़ी। जरूरी थोड़ी ना कि अगर मैच नहीं कर रहा तो मैं ही नीचे आऊं, तू थोड़ा ऊपर आ, तू थोड़ा ऊपर आ। देख कमेंट बॉक्स में कहां से आ जाते हैं काली घाटी से। क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द बोर्ड्स प्रिंसिपल। इसमें समस्या आ रही भाई साहब, क्वांटम नंबर इन रेडियस, किसमें समस्या आ रही, इसमें समस्या आ रही। सही तो है भाई साहब, एक आदमी के लिए स्पीड कम थोड़ी ना करूंगा। तू गलत जगह आ गया है, अपनी स्पीड बढ़ा। एकदम अच्छी स्पीड है, देख औकात से औकात तक। वंस अ डैश इज ऑलवेज अ डैश, वही वाली तुम्हारी हाल है। वंस अ डैश इज ऑलवेज अ डैश। तो तू भाई साहब सुधर नहीं सकता, तू डैश था, डैश है और डैश रहेगा। तेरा कल भी कुछ नहीं होगा, तू गलत जगह आ गया है। चलिए देख, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनथ ऑर्बिट। टाइम पीरियड की बात करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन को घूमने में कितना टाइम लगता है। तो देख इधर, अरे मैं मरे मरे से बढ़ाऊं क्या, मरे मरे से बढ़ाऊंगा, बेवकूफ कहीं का। अबे औकात अपनी बढ़ा, लेवल में आ तब पढ़ना, अभी लेवल नहीं तेरी पढ़ने की। चलिए देख, जब इलेक्ट्रॉन किसी nth ऑर्बिट में घूमता है तो उसको कितना टाइम लगेगा एक रोटेशन पूरा करने में। nth ऑर्बिट में एक रोटेशन पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। तो देखो, टाइम इज इक्वल टू होता है सरकमफ्रेंस 2πr बटा स्पीड v। सरकमफ्रेंस 2πr बटा स्पीड v। अब सुनिएगा ध्यान से। सर ये आर कौन सा वाला, ये रेडियस वाला आर बेटा, रेडियस वाला आर। सरकमफ्रेंस हो गया 2πr, तो nth ऑर्बिट का रेडियस ले लेंगे क्या, हां, और nth ऑर्बिट में स्पीड ले लेंगे क्या, हां। तो आप यहां से लिख सकते हैं 2π
रेडियस को लिख सकते हैं आप आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बटा जेड। आप जानते हैं कि जो रेडियस होता है nth ऑर्बिट में वो होता है आर नॉट, वही 0.53 एंगस्ट्रम इंटू एन स्क्वायर बटा जेड, और जो वेलोसिटी होता है वो वी नॉट बोल देते हैं हम 2.2 इंटू 10⁶ को, ये हो जाता है आपका z/n। तो जब आप यहां पे पुट करेंगे, जब आप यहां पे क्या करेंगे बेटा, पुट करेंगे वेलोसिटी को, तो वेलोसिटी को लिखेंगे वी नॉट z/n। तो जो नीचे n है ऊपर चला जाएगा, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई आर नॉट बटा वी नॉट जेड स्क्वायर, और ऊपर में n इंटू एन स्क्वायर n क्यूब। ये वाला टर्म, क्योंकि आर नॉट है 0.53 एंगस्ट्रम, आर नॉट क्या है 0.53 एंगस्ट्रम, और वेलोसिटी है आपका 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है साहब, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1.51 इंटू 10⁻⁻16 n क्यूब बटा जेड स्क्वायर। ये आपकी वेलोसिटी हो गई, सॉरी ये आपकी टाइम पीरियड हो गई। तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब एंड टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब एंड टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर का होल स्क्वायर। यहां से बेटा हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगा नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। तो देखिए फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1.51 इंटू 10⁻⁻16 इंटू जेड स्क्वायर बटा एन क्यू, यही तो हो जाएगा। ये वाला टर्म एग्जैक्टली उल्टा कर दिया, 1 अपॉन टाइम पीरियड लिखा तो जेड स्क्वायर बटा नीचे आ जाएगा ये टर्म -16, बिल्कुल सही है। तो ये ऊपर चला जाएगा, 1.51 को 3/2 भी लिख सकते हो ना, 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 10⁻+16 जेड स्क्वायर बटा एन क्यू। कुछ नहीं है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको टाइम पीरियड पता है तो उसका इन्वर्स हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, इसका इन्वर्स हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? टाइम पीरियड जो आपने निकाला है उसका इन्वर्स हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, और कोई खास बात इसमें नहीं है। इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया से सवाल पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चंस, इन अ बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द रेशियो बिटवीन द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट n is equal to 1 to the period of revolution of the electron in orbit n is equal to 2. तो टाइम पीरियड is directly proportional to n cube and time period is inversely proportional to z square. ये हाइड्रोजन एटम की बात की तो इसको तो इग्नोर करेंगे। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, पहला टाइम पीरियड बटा दूसरा टाइम पीरियड, पूरी मजदूरी n1 बटा n2 का क्यूब। पहला फर्स्ट ऑर्बिट है, दूसरा सेकेंड ऑर्बिट है, इसका क्यूब करेंगे तो ये 1:8 आ जाएगा। ये रहा आपका आंसर। हालांकि इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधा देखिए ऑर्बिट डबल हो गया तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, सिंपल सी बात है, कहां दिमाग लगाने की इसमें जरूरत है। 1:8 इज योर करेक्ट आंसर। नीट 2013, बेटा देखिए ध्यान से, ऐसे सवाल अगर नीट में आ जाएं और अगर आप इसको छोड़ के आते हैं, सिली मिस्टेक करके आते हैं, तो आपसे ज्यादा बदकिस्मत कोई नहीं होगा, आपसे ज्यादा बदकिस्मत कोई नहीं होगा। देखिए सवाल पढ़िए, बहुत आसान सवाल पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन 1 से 2 तक गया है, मतलब n1 से n2 तक गया है कहीं, वेयर n1 एंड n2 आर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द टू स्टेट। फिक्स नहीं है, हमें नहीं पता। एज्यूम बोर मॉडल ऑफ टू बी वैलिड, द टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द इनिशियल स्टेट इज 8 टाइम्स दैट इन द फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट का जो टाइम पीरियड है फाइनल स्टेट के 8 टाइम्स, मतलब इसका टाइम पीरियड अगर t है, t1 है, तो 8 टाइम्स ऑफ t2 है। द टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द इनिशियल स्टेट इज 8 टाइम्स दैट द फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट का जो टाइम पीरियड उसका 8 गुना इसका टाइम पीरियड है। फाइनल स्टेट का t2 मान लेते हैं, तो फाइनल स्टेट t2 n2 के करस्पॉन्डिंग जो टाइम पीरियड उसका 8 टाइम्स है इनिशियल टाइम पीरियड।
then the possible value of n1 and n2 are 8 टाइम्स टाइम पीरियड होने के लिए, सुनिएगा ध्यान से, 8 टाइम्स टाइम पीरियड होने के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिट डबल होने चाहिए। अगर मैं यहां पे टाइम पीरियड कैलकुलेट करूं तो इसका नंबर ऑफ ऑर्बिट 2 है और इसका 6 है, मतलब कितना गुना हुआ ये 3 टाइम्स। तो 2/6 का क्यूब करोगे तो 3 का क्यूब 27 टाइम्स आ जाएगा, गलत है ये बेटा 2 और ये 8, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना गुना हो गया सर, ये 2 है ये 8 है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट 4 गुना बढ़ा है। तो टाइम पीरियड तो प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब होता है, तो 4 का क्यूब तो 64 हो जाएगा, ये भी गलत है। यहां पे देखिए 1 से 8 गया, 8 टाइम्स बढ़ा है, बकवास। ये 2 है ये 4 है, एग्जैक्टली इस पे सॉल्व करके देख सकते हैं या ऐसे विजुअलाइज करके देखिए कि नंबर ऑफ ऑर्बिट 2 से 4 हुआ है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या हुआ है, डबल। नंबर ऑफ ऑर्बिट डबल, तो डबल का क्यूब करेंगे तो टाइम पीरियड 8 टाइम्स आ जाएगा, मतलब डी सही है। अब जो लोग सी कह रहे हैं, बी कह रहे हैं, सोच लीजिए कितने गंगा गजोधर है वो। बी कह रहे हैं श्रेयांश राज, कई बार तो गलत जवाब दे चुका है। काजल बी कह रही है, क्या होगा तेरा सोच। अगर ऐसे सवाल गलत करेगा ना तो भगवान कभी माफ नहीं करेगा तुम्हें। कर देता हूं मैं, पहले ऑर्बिट का टाइम पीरियड T1, दूसरे का T2, ये हो जाएगा n1/n2 का क्यूब। n1 कितना है 4 और n2 है 2, तो 4/2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब ये हो जाएगा आपका 8, तो T1 = 8 टाइम्स ऑफ T2। ये तो ये मजदूरी है, ये करना जरूरी नहीं है, ये तो मजदूरी है, ये करना जरूरी नहीं है। आप सिंपल यहां पे देखिए, MR* लगाइए, छोटा सा सोच है कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट का क्यूब। टाइम पीरियड का रिलेशन 8 टाइम्स है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट डबल होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? कितना आसान सवाल है। ऐसे ही सवाल बेटा नीट में आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, चलिए आप एक बार कोशिश करिए, एक बार कोशिश करिए। अभी भी क्वेश्चन रिपीट करने के लिए बच्चे बोल रहे हैं, गजब ही हो यार। ऐसे ही तुम बदनाम नहीं हो, ऐसे ही तुम्हारा बैच बदनाम नहीं है, कुछ खास बात है तुम में। ऐसे ही बैच तुम्हारा बदनाम नहीं है, कुछ खास बात है तुम में। दिमाग से उभरे पैदल, काली घाटी घर है तुम्हारा। ऐसे ही बैच तुम्हारा बदनाम नहीं है, कुछ खास बात है तुम में। दिमाग से हो पैदल, काली घाटी घर है तुम्हारा। वाह। मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ ऑर्बिट पे किस तरीके से डिपेंड करेगा, एक बार निकाल के दिखाओ। हाँ देखो, रिपीट प्लीज। मुझे लगता है ये स्पैमर्स है ना, रिपीट प्लीज सर, इसमें मैं क्या ही रिपीट कर दूंगा यार। एक काम करना, तू उल्टा सॉल्व कर ले, जैसे 1 है और ये 8 है, तो 1/8 का क्यूब करके देख ले। सबसे घटिया, सबसे बदनाम बैच है तुम्हारा। सारा ऐसे कोई नहीं कहता, मैं कहता हूं ना, मुझे पता है, सारा रिपोर्ट है मेरे पास, सबके पास है, कोई कहता नहीं है। सामने खड़े होके मुंह पे बेइज्जती तुम्हारा कौन करे? तुम उल्टा जवाब दे दोगे, गाली दोगे मास्टर को, इसलिए कोई नहीं कहता। मैं कहता हूं क्योंकि मुझे तुमसे डर नहीं लगता। क्या कर लेगा बता? क्या कर लेगा? अब इसमें सारे बच्चों की गलती नहीं है, कुछ बच्चे पढ़ने वाले हैं, सारे बच्चे की गलती नहीं है। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, बिल्कुल सही बात है, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। हाँ मतलब, लेकिन एक सरा आलू टोकरी भर आलू को सरा देता है, वो वाली बात तो है ना। एक सरा आलू टोकरी भर आलू को सरा देता है, वो बात तो है। अब तुम्हें किसी तरीके से सरा आलू घुस जाएगा तो टोकरी भर आलू को सरा देगा। चल देख, क्या तुम बता सकते हो मैग्नेटिक फील्ड एन पे कैसे डिपेंड करेगा? एन का पावर क्या होगा? एन का पावर क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, कैसा होगा? तो देख इधर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ nth ऑर्बिट। अब किसी nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज ही तो है। अब इस चार्ज के सर्कुलर पाथ पे घूमने की वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा
वो आ जाएगा म्यू नॉट आई बटा 2r। अगर आप करंट निकाल पाए तो, अगर आप करंट निकाल पाए तो सर करंट कैसे निकालेंगे? करंट सर्कुलर पाथ पे चार्ज घूम रहा है तो क्यू बाई टी लिख लो, म्यू नॉट क्यू बाई टोटल टाइम पीरियड 2r। आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो एवरेज करंट कितना डेवलप होगा, तो कितना चार्ज घूम रहा है, क्यू बटा टाइम पीरियड टी, तो ये हो जाएगा क्यू बाई टी। अब ये टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी होती है, तो टाइम पीरियड की वैल्यू अपन ने अभी निकाली थी कि टाइम पीरियड प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हम देखें तो एन क्यूब बटा जेड स्क्वायर होता है, और नीचे रेडियस भी है। रेडियस क्या होता है सर, एन स्क्वायर बटा जेड होता है। तो इन दोनों की वैल्यू अगर हम पुट करें, प्रोपोर्शनल साइन ही देखें तो B इज प्रोपोर्शनल टू, नीचे है रेडियस एंड टाइम, रेडियस एन स्क्वायर बटा जेड एंड टाइम एन क्यूब बटा जेड स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा एन क्यू एन स्क्वायर एन का पावर 5 और ऊपर हो जाएगा जेड क्यू। तो B इज इक्वल टू आ जाएगा बी नॉट जेड क्यूब बटा एन का पावर 5, ये आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन का पावर 5। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन का पावर 5। यह बहुत ही जोरदार तरीके से निकाला गया रिलेशन है, सिंपल सा। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई बाई 2r हो जाएगा। मैंने कुछ गलती किया है क्या? जेड क्यूब बटा एन का पावर 5 होगा, जेड क्यूब बटा एन का पावर 5। यह सवाल एग्जाम में पूछा भी है। द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ ऑर्बिट ड्यू टू एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ nth orbit of hydrogen atom is proportional to, option number B is correct. Magnetic field is equal to B naught Z cube बटा n का पावर 5। B is your correct answer। मैंने निकाल लिया था, बहुत बढ़िया बेटा, बधाई हो, आपने निकाल लिया था। तो अब हम एनर्जी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो एनर्जी देखिए बेटा, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सबसे पहले देखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? सिंपल होता है K Q1 Q2 बटा R। दो चार्ज के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी आता है कितना आता है? K Q1 Q2 बटा R आता है। तो यहां से ये हो गया आपका K की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका रेडियस R। अगर किसी नॉर्मल एटम की बात कर रहे हैं जिसका चार्ज है Z, वो हो गया आपका जेड इंटू ए स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है और सेंटर वाला चार्ज पॉजिटिव है, तो यह आ जाएगा एक माइनस। ये आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा माइनस जेड ए स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कितना इजी है देख, माइनस जेड ई स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा आर। आरटी कैसे आया प्लीज बता दीजिए। यार तू परेशान करने के लिए क्लास में आता है कि आरटी कैसे आया प्लीज बता दीजिए। ऑफलाइन होता ना तो शकल तेरा नहीं आता दोबारा। आरटी कैसे आया? ये आर और ये टी आ गया, तो सर बाकी कहां गया? प्रोपोर्शनल साइन देखते हैं तो कांस्टेंट को इग्नोर करते हैं। म्यू नॉट कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, ये आर और ये टी। आर टी कहां से आया? अंधा है क्या? आनर है? आर टी कहां से आया? नहीं आता तो आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? बहुत बढ़िया। आदि सर कभी ऐसा नहीं कहते। वाह बेटा, तुमको YouTube के लिए कंटेंट चाहिए तो ऐसे ही बोल दे, बहुत अच्छा मोटिवेट करता हूं मैं, कंटेंट मिल जाएगा। अब तू मेरे से पूछेगा कि 2/2 एक कैसे आया सर, ये बताओ, तो ये मेरे से पूछेगा। नहीं 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 बेटा, मैं इंटरटेन नहीं करता ऐसे लोगों को, मैं जूते से मारता हूं। मैं ऐसे लोगों को इंटरटेन नहीं करता। तू यहां पे डॉक्टर बनने आया है, तो यहां पे क्या बनने आया है? डॉक्टर बनने आया है। तो ये थोड़ी ना करने आया कि तू मेरे से ये पूछेगा कि सर आरटी कैसे आया जो सामने लिखा हुआ है।
बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई टू आर, म्यू नॉट आई बाई टू आर टी। एक्चुअल में क्या है कि अभी दूसरी तीसरी क्लास है, अभी समझा नहीं है तो मुझे, ये आर टी है, अब ये आर टी यहां पे आ गया। अब मैं क्या बताऊं कि कैसे आया, ये तो तेरी गलती की तरह ध्यान यहां नहीं है, ये तो तुम्हारी गलती है कि तुम्हारा ध्यान यहां नहीं है। अब तू डॉक्टर की तैयारी कर रहा है, देयर शुड बी अ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तुम्हारे जैसे लोगों को बैच में घुसने नहीं देना चाहिए। तू नीट की तैयारी करेगा, तू नीट की तैयारी करेगा, जिसको ये नहीं पता कि जब हम प्रोपोर्शनल साइन लगाते हैं तो कांस्टेंट को इग्नोर कर देते हैं, ये आर रहा, ये टी रहा, आर टी आ गया। एक्चुअल में क्या होता है ना, किसी को उसकी औकात की याद दिला दो ना तो उसको बुरा लगता है, लेकिन अपने जीवन में ना औकात की पता होना बहुत जरूरी है। जब तक तुम्हें अपनी औकात के बारे में पता नहीं होगा ना, तब तक उसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं रहता है। जब तक तुमसे बड़े प्यार से ट्रीट किया जाएगा, बहुत अच्छे से कहा जाएगा, तो तुम्हारी औकात ही नहीं पता चलेगी ना तब तक। चल कोई बात नहीं, चल ठीक है, चलो इधर देखो, टोटल एनर्जी इन एन nth ऑर्बिट। टोटल एनर्जी इन एन nth ऑर्बिट क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू आर स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू बटा आर, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी होता है के क्यू वन क्यू टू बटा आर। तो न्यूक्लियस का चार्ज हो गया जेड और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया माइनस ई, तो ये हो गया माइनस जेड ई इंटू ई, तो जेड ई स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा, मैं नहीं पढ़ा रहा इस बैच को, लास्ट चैप्टर है, बस खत्म कर देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बोल, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, और वेलोसिटी की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली हुई है, उसको अगर हम पुट कर देंगे, उसको वेलोसिटी को अगर हम पुट कर देंगे, जो कि यहां पे हमने निकाली है, फिर बोलेगा वी कैसे आया, देखो वी यहां है, यहां पे वेलोसिटी निकाली, जब हम उसको यहां पे पुट करेंगे तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा हाफ एम। इस वेलोसिटी की वैल्यू पुट करने के बाद ये बन जाएगा आपका, पूरा वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा जेड ई स्क्वायर बटा 8 पाई इप्सिलॉन नॉट आर, रेडियस के टर्म्स में, किसके टर्म्स में, रेडियस के टर्म्स में आ जाएगा, जेड ई स्क्वायर बटा 8 पाई इप्सिलॉन नॉट आर, जेड ई स्क्वायर बटा 8 पाई इप्सिलॉन नॉट आर। ये कहां से आया, तो हमने v को पुट करा रेडियस के टर्म्स में, तो ये रिलेशन आ जाएगा। और इसको याद रखने का दूसरा तरीका मैं बताता हूं, आप घबराना मत, कंफ्यूज मत होना, ये वही चीज है जो आपने ग्रेविटेशन के चैप्टर में पढ़ा होगा। जब भी इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में रोटेट करता है तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है, क्या होता है बोल, काइनेटिक एनर्जी होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी का जस्ट आधा होता है, पोटेंशियल एनर्जी का जस्ट आधा होता है, ये आपको याद भी रखना है। तो पोटेंशियल एनर्जी लिखना यहां पे आसान है, पोटेंशियल एनर्जी यहां पे लिखना आसान है, देख ये पोटेंशियल एनर्जी लिखना आसान है, पोटेंशियल एनर्जी लिखना आसान है, कैसे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो होगा के क्यू वन क्यू टू बटा आर, के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एज इट इज, चार्ज जेड ई और इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई, इसलिए हो गया ये देखो माइनस जेड ई इंटू ई, तो माइनस जेड ई स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हो गया तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का जस्ट आधा, और काइनेटिक एनर्जी स्केलर नहीं होता, सॉरी निगेटिव नहीं होता, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो जस्ट पोटेंशियल एनर्जी का आधा कर दो, तुम्हें ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भी कितना आएगा, उसको कितना पुट करेंगे, फिर क्या आंसर आएगा, सीधा देखिए ये आ जाएगा बेटा जेड ई स्क्वायर बटा इसका आधा करना है तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 की जगह 8 हो जाएगा, और कोई यहां पे खास बात नहीं है। तो सर टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये रही जेड ई स्क्वायर बटा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, पोटेंशियल एनर्जी बेटा माइनस में है, माइनस जेड ई स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहां से अगर आप कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन निकालेंगे, यहां से कॉमन निकालेंगे जेड ई स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जेड ई स्क्वायर बटा
4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर कॉमन निकालेंगे। देखिए जेड ई स्क्वायर बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर कॉमन निकालेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, यहां पे बचेगा 1/2 देख 1/2 तो बचेगा, जेड ई स्क्वायर बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर, जेड ई स्क्वायर बटा 4 पाई इप्सिलॉन आर तो हाफ बचेगा, हाफ -1। तो हाफ में से अगर एक को घटाते हो, हाफ में से एक को घटा तो यहां पे -हाफ आएगा, तो आंसर होगा माइनस जेड ई स्क्वायर बटा -हाफ, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा, -8 पाई इप्सिलॉन नॉट आर। ये पूरा टर्म को अगर ध्यान से देखोगे तो माइनस को छोड़ के बाकी जो भी टर्म है, माइनस को छोड़ के बाकी जो भी टर्म है एग्जैक्टली काइनेटिक एनर्जी से मैच कर रहा है। जेड ई स्क्वायर बटा 8 पाई इप्सिलॉन नॉट आर, तो तुम कह सकते हो कि टोटल एनर्जी इज नथिंग बट माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है, टोटल एनर्जी यहां पे निगेटिव में आया है, टोटल एनर्जी क्या आया है, निगेटिव में आया है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू है जेड ई स्क्वायर बटा 8 पाई इप्सिलॉन नॉट आर, और जितना काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड है उतना ही टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड है, बट टोटल एनर्जी निगेटिव में है, माइनस जेडी स्क्वायर बटा 8 पाई इप्सिलॉन नॉट आर। और पोटेंशियल एनर्जी जो है इन सब के मैग्नीट्यूड का डबल है, तो जस्ट यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस जेडी स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2/8 नीचे 4 बचेगा, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर। तो इन तीनों में जो रिलेशन होता है, इन तीनों में जो रिलेशन होता है वो कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मॉड ऑफ टोटल एनर्जी। अगर मैं मॉड लगा दूंगा, माइनस को इग्नोर करूंगा, तो जो टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड है, टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड ध्यान से देखिएगा, टोटल एनर्जी ये देखो टोटल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है एग्जैक्टली काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, जेड ई स्क्वायर बटा 8 पाई इप्सिलॉन नॉट आर, जेड ई स्क्वायर बटा 8 पाई इप्सिलॉन नॉट आर। देखिए जेड ई स्क्वायर बटा 8 पाई इप्सिलॉन नॉट आर, ये दोनों बराबर है। सर इससे भी कंपेयर करो काइनेटिक एनर्जी का, तो इसका कंपेयर करोगे तो जस्ट इसका आधा है पॉजिटिव में, तो यहां पे क्या लिखेंगे अपन, मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बटा 2। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, इसी पे डिफरेंट क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। काइनेटिक एनर्जी इंटू टोटल एनर्जी का रेशियो क्या होगा, फटाफट बताइए। काइनेटिक एनर्जी इंटू टोटल एनर्जी का रेशियो क्या होगा, फटाफट बताइए, है ना। काइनेटिक एनर्जी इंटू टोटल एनर्जी, मॉड नहीं लगाया है, तो इसका रेशियो क्या होगा, फटाफट बताइए। तो इसका रेशियो होगा 1:-1। क्यों साहब, क्योंकि जितना काइनेटिक उतना ही टोटल, लेकिन टोटल एनर्जी निगेटिव होता है। आप में से सभी बच्चों का जवाब गलत है, इसका सही जवाब होगा 1:-1। सर पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो देखें तो पोटेंशियल एनर्जी का नंबर डबल है टोटल एनर्जी से, दोनों माइनस होते हैं, तो इसका रेशियो हो जाएगा 2:1। पोटेंशियल एनर्जी डबल होता है, पोटेंशियल एनर्जी डबल होता है, पोटेंशियल एनर्जी डबल होता है। काइनेटिक टोटल सेम होता है, लेकिन काइनेटिक हमेशा पॉजिटिव में रहता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर निगेटिव में नहीं हो सकता। काइनेटिक एनर्जी कैसा रहता है, ऑलवेज पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव। और ये दोनों कैसे हैं, निगेटिव है, ये दोनों कैसे निगेटिव है। टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू एकदम सेम है, लेकिन टोटल एनर्जी निगेटिव होता है। पोटेंशियल एनर्जी डबल होता है काइनेटिक एंड टोटल से, पोटेंशियल एनर्जी डबल होता है काइनेटिक एंड टोटल से, तो पोटेंशियल इंटू टोटल का जो रेशियो होगा 2:1 होगा। अगर मैं रेशियो देखूंगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, तो फटाफट बताइए क्या होगा, सही बताएंगे तो मजा आ जाएगा। ये होगा 1:1:-2, 1:2, ये होगा आपका जवाब। काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो रेशियो होगा, काइनेटिक से डबल होता है पोटेंशियल, और काइनेटिक प्लस एंड पोटेंशियल माइनस। यहां पे माइनस इसलिए नहीं आया है क्योंकि पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड सेम होता है। कुछ भी अनवर्ड आंसर दिए जा रहे हो, ये 1:-2 होगा, 1:-2 होगा। अगर इनका एनर्जी का ग्राफ बनाया जाए तो आर के रिस्पेक्ट में, तो काइनेटिक एनर्जी है जेड ई स्क्वायर बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर ना 8, पोटेंशियल का आधा। तो काइनेटिक एनर्जी और आर का ग्राफ बनाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा, और वो पॉजिटिव में होगा। 2:-1 होना चाहिए लास्ट वाला, ठीक है। देखते हैं काइनेटिक एंड पोटेंशियल, भाई साहब कहां से आया है यार, कहां से आया है। काइनेटिक से डबल होता है पोटेंशियल, तो यहां पे माइनस, ये कौन है, अदीप दुबे, -2:1 होना चाहिए था सर,
ले -2 कर, -2 कर, -2 कर। कहां कहां से गधे टाइप आदमी आ जाते हैं भाई साहब। ये काइनेटिक एंड पोटेंशियल, ले इधर काइनेटिक एंड ये पोटेंशियल, इसका रेशियो निकाल। पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड डबल है ना, जूता मारूंगा, सॉरी सर, सोच के बोला कर। अब सॉरी सर, इतने मेहनत से समझाया, अब कह रहे हैं कि टोटल एनर्जी निगेटिव कैसे होगी। यार देख, टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम है। काइनेटिक है जेड स्क्वायर बटा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही काइनेटिक है, यही काइनेटिक है। और पोटेंशियल एनर्जी माइनस जेड स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहां से जेड स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाला तो हाफ -1, हाफ -1 इज -हाफ। एक आधे में से एक घटाएगा तो -हाफ आएगा, -हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। यार गलती कर रहा है कोई बात नहीं, स्पैम क्यों कर रहा है? थोड़ा सा रुक के देख तो सही। चलेगा देख। अरे और इनको डांट दो तो ऐसा लगता है कि नवाब कहीं क्या आए हैं। बैगन जैसी शकल है तुम्हारी, इनको डांट दो तो लगता है नवाब है कहीं के। ये वे क्या औकात है, जब तक तुम डॉक्टर नहीं है तुम्हारी औकात ही क्या है? पर अच्छे से नवाब कहीं के ये, हमारा कोई बेइज्जती नहीं करता है। हवे ऑनलाइन के टीचर ही तुम्हारी इज्जत करते हैं, बाकी तुम्हारी इज्जत है कहां बताना जरा? घर में तुम्हारी इज्जत है क्या? अब देखो पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो ये बनेगा ग्राफ, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड पोटेंशियल एनर्जी से कम है तो वो बीच में बनेगा। अब इसमें भी ये भी नहीं समझ में आएगा कि सर ये टोटल एनर्जी बीच में कैसे बना, पोटेंशियल एनर्जी नीचे कैसे बना, काइनेटिक ऊपर कैसे बना। काइनेटिक ऊपर इसलिए बना क्योंकि काइनेटिक पॉजिटिव है। काइनेटिक पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्सिस में बनेगा, ये एनर्जी का पॉजिटिव वैल्यू है। टोटल जो है वो पोटेंशियल एनर्जी से कम होता है। देख इधर, टोटल एनर्जी जो होता है ना बेटा, टोटल एनर्जी वो क्या आया है? देखो एक बार देखो टोटल एनर्जी क्या आया है। टोटल एनर्जी है -ZE² बटा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कितने धीरे धीरे मैंने प्यार से समझाया है कि टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड एकदम सेम है। देखो टोटल एनर्जी ZE² बटा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ZE² बटा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दोनों का वैल्यू एकदम सेम है। टोटल एनर्जी बस निगेटिव है और पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों का डबल है। अब डबल है तो 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ZE² बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और निगेटिव है पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज प्लस है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस है। प्रोटॉन का चार्ज प्लस है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस है। प्रोटॉन का चार्ज बेटा प्लस है, प्रोटॉन का चार्ज प्लस, इलेक्ट्रॉन का माइनस, तो ये पोटेंशियल एनर्जी लिखा था। अब पोटेंशियल एनर्जी के कंपेयर में टोटल एनर्जी आधा है तो इसको आप आधा कर दोगे ना तो ये आ जाएगा। ऐसे समझो, ऐसे समझो, जितना पोटेंशियल एनर्जी है ना उसका आधा होता है एग्जैक्टली टोटल एनर्जी। बड़ा आसान है। और जितना टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड होता है, जितना टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड होता है उतना ही होता है आपका काइनेटिक एनर्जी, उतना ही होता है काइनेटिक एनर्जी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है तो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। ये छोटी सी तो बात है बेटा, इसमें रेशियो निकालोगे तो थोड़ा प्लस माइनस का ध्यान रखना। और ये याद रखना कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एंड टोटल एनर्जी से डबल होता है। समझ आया?
अब देखिए, जो टोटल एनर्जी की वैल्यू है वह ZE² बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब यहां से अगर आर की वैल्यू में रख दूं, पुट कर दूं, आर की वैल्यू पुट कर दूं, तो ये हो जाएगा आपका ZE² बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर की वैल्यू हो जाएगी R0 N² और ऊपर में चला जाएगा Z। यही आएगा ना बेटा, ये R की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, R0 N² बटा Z, R0 N² बटा Z। ठीक है, जब ये वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूंगा तो जो टोटल एनर्जी बनेगी, टोटल एनर्जी बनेगी वो क्या बनेगी, तो Z इंटू Z, Z² बटा ये N² साइड में आ जाएगा, अंदर में बचेगा ऊपर E² बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R0। ये वैल्यू एग्जैक्टली सॉल्व करूंगा अगर मैं चार्ज का होल स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R0, तो ये हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये एनर्जी बनेगा? हां, क्योंकि इधर आपका एनर्जी है, टोटल एनर्जी, ये टी क्या है, टोटल एनर्जी, और इस तरफ है आपका Z² एक नंबर है, एटॉमिक नंबर, और ये है आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट, ये भी नंबर है। ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये डायमेंशनलेस हो गया, नंबर बाय नंबर, तो ये एनर्जी ही तो आएगा। इसको सॉल्व करके आता है 13.6। टोटल एनर्जी में माइनस और है, ये सॉरी गलती से ये माइनस रह गया, माइनस और, तो टोटल एनर्जी की जो वैल्यू आएगी बेटा ये हो जाएगी माइनस, ये सॉल्व करके आया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z² बटा N², Z² बटा N²। अगर एग्जैक्टली हम हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो हाइड्रोजन एटम की टोटल एनर्जी जो होगी ऑर्बिट की, वही एनर्जी उसके nth ऑर्बिट की है, वो हो जाएगी -13.6 डिवाइडेड बाई N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हां बिल्कुल 8 आएगा, सॉरी टोटल एनर्जी में यहां पे क्या आएगा, 8 आएगा, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है ये, टोटल एनर्जी में क्या आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 13.6 डिवाइडेड बाई N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बेटा, -13.6 डिवाइडेड बाई N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये टोटल एनर्जी है। सर आपने टोटल एनर्जी क्यों निकाला? क्योंकि जितना टोटल एनर्जी है उतना ही तो काइनेटिक एनर्जी होगा, तो काइनेटिक एनर्जी बस फर्क ये होता है प्लस में होता है उसका, 13.6 बटा N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो कर लेंगे। तो ये ऑर्बिट की एनर्जी है, तो ऑर्बिट में किसका एनर्जी है, उसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का, उसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का, तो उसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की इतनी एनर्जी है। ठीक है, अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्बिट की, तो फर्स्ट ऑर्बिट में टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, अंशुल सिंह आप गलती कर रहे हो, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, तो तुम आके खड़े हो जाओ, एक बार पता चल जाएगा यहां पे। जब तुम जैसे चोमू को पढ़ाते समय गलती नहीं हो तो और क्या होगा। टोटल एनर्जी -13.6 डिवाइडेड बाई N²। तो जब फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालेंगे तो एन को क्या पुट करेंगे अपन, 1, तो एन को 1 रखेंगे, तो इसकी जो एनर्जी आएगी, यहां पे एनर्जी लिख लेता हूं, ये एनर्जी आएगी वो होगी -13.6, यहां पे एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है साहब, अब मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करूं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज नथिंग बट अ सेकेंड ऑर्बिट। जब मैं यहां पे 2 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा बेटा -13.6 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर 4, तो ये होगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा बेटा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। 13.6 डिवाइडेड बाई 4 क्या होगा, -13.6 बाई 4 होगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट के टर्म्स में बात करेगा ना, तो फर्स्ट होता है ग्राउंड स्टेट, ऊपर उसके हम एक्साइटेड स्टेट शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के ऊपर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है
थर्ड ऑर्बिट। तो यहां पे सवाल ढंग से सॉल्व करिएगा। कई बार वो एक्साइटेड स्टेट और नंबर ऑफ ऑर्बिट में मिक्स्ड सवाल पूछ लेते हैं, है ना, तो इसका अपने को ध्यान रखना है। यहां पे 3 रखेंगे तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9, 13.6 डिवाइडेड बाई 9, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 9 करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये होता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बेटा। जैसे हम बात करेंगे थर्ड एक्साइटेड स्टेट एंड फोर्थ ऑर्बिट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट एंड फोर्थ ऑर्बिट की बात करेंगे तो यहां पे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 16, 13.6 डिवाइडेड बाई 16 तो ये हो जाएगा आपका 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब यहां पे 5 पुट करेंगे तो 25 आएगा। 13.6 डिवाइड 25 एग्जैक्टली देखिए आधा है ना, देखो 25 ऊपर 13.6 है, अगर ऊपर 12.5 और नीचे 25 होता तो 0.5 आता, ये होता है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसके ऊपर वाले ऑर्बिट की बात करेंगे n इज इक्वल टू, जब आप यहां पे रखेंगे 6 तो ये आएगा n इज इक्वल टू 6 के करॉस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आएगी वो होती है -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हो सकता है ये आपको याद रहा होगा, नहीं तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ये क्या करना पड़ेगा साहब, आपको याद करना पड़ेगा। ये सारी एनर्जी आपको याद करनी पड़ेगी। हम मैंने यहां पे सॉल्व किया नहीं है, ये मुझे याद है, ये सारी एनर्जी मुझे क्या है, याद है, सारी एनर्जी याद है। 0.85, यस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 8385 एक ही बात है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने इसके करॉस्पॉन्डिंग निकाला है। n इज इक्वल टू 5 होगा आपका फोर्थ एक्साइटेड स्टेट और फिफ्थ ऑर्बिट, क्या होगा बेटा, फिफ्थ ऑर्बिट। n इज इक्वल टू 6 हो जाएगा आपका फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट और सिक्स्थ ऑर्बिट। अब देखिएगा, फटाफट सुनिएगा, फटाफट सुनिएगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कितनी है, -13.6, सॉरी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी, -13.6, उसके बाद -3.4, उसके बाद -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85, -0.54 एंड -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है एनर्जी का ऑर्डर, ये है एनर्जी का ऑर्डर। समझ में आया कि नहीं है? क्या ये बहुत अच्छे समझ में आया? इसको आपको रट्टा लगाना है, ये वाली चीज आपको पूरी तरीके से अच्छे से याद होनी चाहिए। अब ये जो मैंने लिखा है लाइमन, बाल्मर, पास्कल, ये सारी चीज समझाता हूं। पहले हम कुछ सवाल करते हैं एनर्जी पे बेस्ड। व्हेन एन हाइड्रोजन एटम इज रेज्ड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द थर्ड स्टेट, व्हेन अ हाइड्रोजन एटम इज रेज्ड फ्रॉम अ ग्राउंड स्टेट टू थर्ड स्टेट, हाइड्रोजन एटम इज रेज्ड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू थर्ड स्टेट का मतलब है बेटा, ग्राउंड स्टेट से थर्ड स्टेट जाने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन गया है, हाइड्रोजन थोड़ी ना जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो उसके काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंजेस आएंगे? बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी के बारे में सोचते हैं। काइनेटिक एनर्जी तुम ऐसे सोचो सिंपल, हाफ mv² होता है क्या? हाँ सर, ये भी सही है, ZE² बटा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, इसी से आया है। लेकिन सिंपल सोचो कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे स्पीड कम होगा, स्पीड डिक्रीज होगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, ऑर्बिट ऊपर बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिट ऊपर जाएंगे, जंप करेंगे, ग्राउंड से ऊपर जाएंगे, स्पीड कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। स्पीड कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, सीधी सी बात है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी तो कम होगा। और जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी विथ निगेटिव साइन, क्योंकि पोटेंशियल निगेटिव होता है। अब एक चीज सोचो, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है लेकिन ये निगेटिव में कम हो रही है। निगेटिव में कम होने को हम कहते हैं बढ़ना। सर नहीं आया, कोई बात नहीं, दूसरे तरीके से समझाता हूं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -ZE² बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे ये r क्या होगा, बढ़ेगा, r बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा। ग्राउंड से थर्ड ऑर्बिट में जाएंगे, रेडियस बढ़ेगा। रेडियस बढ़ने से ये वैल्यू क्या होगी, छोटी। डिनोमिनेटर बढ़ने से टोटल वैल्यू छोटी होगी, लेकिन निगेटिव में छोटी हो रही है। जैसे -4 से -3, -2, -1, तो इसको बढ़ना कहते हैं। निगेटिव में कम होने को बढ़ना कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, ऐसा होगा। लेकिन सर टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहना चाहिए बेटा। एक ऑर्बिट में टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहता है ना, एक ऑर्बिट में। ये तो ऑर्बिट ही चेंज कर दिया, ऊपर जा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट देखिए, what should be the angular momentum of an electron in a Bohr's hydrogen atom whose energy is -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी है
-0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो याद करो, ये याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए? इतनी एनर्जी कौन से ऑर्बिट में होती है, ये याद आना चाहिए। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बाद होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बाद होता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बाद होता है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ गया 1 2 3 4 5, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट 5। तो एंगुलर मोमेंटम होता है NH/2 पाई। n के जगह पे 5 रख दो, 5h/2 पाई इज योर करेक्ट आंसर, मतलब सी इज योर करेक्ट आंसर। बताइए मजे आए कि नहीं आए? बताइए जोरदार मजा आ गया कि नहीं आ गया? देख रहे हो कितने, देख लो सवाल कितने सेकंड में किया है, 5 से 7 सेकंड में सवाल आंसर आ गया, सिर्फ 5 से 7 सेकंड में। कैसे? तो इस एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? इस एनर्जी का इलेक्ट्रॉन मतलब ये टोटल एनर्जी है, हमें ये याद है, हमें ये याद है। -13.6 -3.4 -1.51 -0.85 -5.4, ये याद है। तो फिफ्थ ऑर्बिट मतलब 5, तो n के जगह पे 5 रखेंगे, 5h/2 पाई। बताइए मजा आया कि नहीं आया? देखिए मैं फिर से लिख के दिखाता हूं, -13.6 -3.4 -1.54 -0.85 -0. ठीक है 5154, ये आ गया 0.54, ये आ गया, हो गया। नेक्स्ट है 0.38, नेक्स्ट है 0.38, ये होगा। नेक्स्ट देखिए, नीट 2019 का सवाल है, नीट 2019 का सवाल है। सवाल देखिएगा प्लीज। द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन एन ऑर्बिट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, टोटल एनर्जी दिया है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल। जितना टोटल एनर्जी होता है उसी के मैग्नीट्यूड के बराबर काइनेटिक एनर्जी होता है, मतलब 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी इसका डबल होता है तो ये 6.8 हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी -6.8, ऑब्वियस सी बात है, -6.8 एंड काइनेटिक होगा पॉजिटिव। तो ये दोनों तो आंसर गलत है, सी इज अ करेक्ट। 3.4 पोटेंशियल इसमें एनर्जी निकालने की भी जरूरत नहीं है, एनर्जी निकालने की भी जरूरत नहीं। हम जानते हैं काइनेटिक होता है पॉजिटिव एंड पोटेंशियल होता है निगेटिव, हम जानते हैं, ये बात बहुत अच्छे से फील करा है। पोटेंशियल निगेटिव क्यों होता है, काइनेटिक पॉजिटिव क्यों होता है, ये बताया है। पोटेंशियल निगेटिव, काइनेटिक पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव में एक ही ऑप्शन है, सी सही हो जाएगा। इसको कहते हैं अपन बेसिक फील एमआर स्टार। हमें एनर्जी निकालने की जरूरत ही नहीं है। बताइए इस बात का फील आया कि नहीं, चमका कि नहीं चमका? जल्दी बताइए, क्या ये बात चमका? आप मेरे से क्या पूछा है? काइनेटिक एंड पोटेंशियल, तो काइनेटिक पॉजिटिव, पोटेंशियल निगेटिव। और ये सवाल नीट 2019 का है। बताइए समझ आया कि नहीं? काइनेटिक पॉजिटिव क्यों? काइनेटिक निगेटिव होता नहीं, हमेशा पॉजिटिव रहता है। और पोटेंशियल निगेटिव क्यों? क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज निगेटिव। निकालने की भी जरूरत नहीं है। देखिए नीट 2018 का सवाल है ये। सवाल देख रहे साहब, आज मैंने आपको 20 का भी सवाल कराया, 18 का भी कराया, 17 का भी कराया, और ये है आपका 19 का कराया है, और ये आपका 18 का है। देख लीजिए, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एंड टोटल का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन याद रखिएगा एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है निगेटिव। तो 1:-1, बी आंसर। 2 सेकेंड का सवाल है, 2 सेकेंड का आंसर है, बी इज आंसर, बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इन विच ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फोटॉन्स ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब लोएस्ट एनर्जी, लोएस्ट एनर्जी। नील्स बोर का थर्ड पोस्टुलेट देखेंगे तो थर्ड पोस्टुलेट करता है कि हायर एनर्जी स्टेट से जब लोअर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन आता है तो उसके एनर्जी गैप के बराबर फोटोन निकलता है। तो ये आपका मान लीजिए ये है 5 4 3 2 1, तो 4 से 3 का जो गैप होगा ना वो सबसे कम होगा, 2 से 1 का गैप ज्यादा होगा, 4 से 2 का गैप और ज्यादा होगा, और 3 से 1 का गैप, 3 से 1 का गैप ज्यादा होगा। इस चारों एरो में से सबसे कम एनर्जी डिफरेंस का एरो कौन सा है? सबसे कम एनर्जी डिफरेंस का एरो कौन सा है? तो चलो यहां पे इस लेवल में चलते हैं, यहां पे चलते हैं। अब याद करो, देखो बेटा इसका जो डिफरेंस है ना 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आता है। कैसे? तो ये फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी घटा दो, ये ज्यादा है ये कम है, इसमें से फाइनल में से ये घटाओ, तो ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है। ये और कम गैप है, ये और कम गैप है, ये और कम गैप है, गैप कम होता जाता है। तो अब ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो सबसे कम गैप कहां पे है? यहां पे 4 से 3 में सबसे कम गैप है, मतलब सबसे कम एनर्जी कहां पे निकलेगा? 4 से 3 में सबसे कम एनर्जी मतलब फ्रीक्वेंसी सबसे कम, मतलब आंसर इज ए।
ऐसे सवाल पूछे जाते एग्जाम में साहब, ऐसे सवाल पूछे जाते, सोचिए। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि 2 से 1 का गैप ज्यादा होगा कि 4 से 3 का गैप ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है 2 से 1 का गैप ज्यादा होगा, 2 से 1 का गैप ज्यादा होगा। नीट ये क्या किया? अच्छा, ये नीट 2018 का सवाल, ये तो कर लिया हमने ना, ये फिर से लिख लिया था, सॉरी। ये लीजिए, AIPMT 2010 का सवाल है। द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अ ग्राउंड स्टेट इज, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो होता है। देन एनर्जी ऑफ अ He+ आयन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, रुकिएगा, He+ आयन इन अ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, He+ आयन तो -13.6 Z² बटा N²। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब N की वैल्यू 2 और He+ मतलब इसकी वैल्यू 2, तो ये 2 का स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ए ही आंसर आएगा। ए आंसर आएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। सोचिए कितना आसान सवाल है, कितना आसान सवाल है। यस, ए इज द करेक्ट आंसर। क्या बात कर रहे हो, देख लो। -13.6, देखिए बेटा प्लीज, -13.6 जेड की वैल्यू बताइए। तो जेड की वैल्यू हाइड्रोजन हीलियम मतलब 2 और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब 2। तो आंसर आ गया ए, है ना। कई चोमू बच्चे जिनका आंसर आ रहा सी, एकदम ही चोमू है साहब। वो पता है क्या कर रहा है, उसने जेड को तो 2 रख दिया और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एन को 1 पुट कर रहा है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है सेकेंड ऑर्बिट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है सेकेंड ऑर्बिट। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, होता है होता है। गलती आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, आप ही तो पढ़ रहे हैं ना, आप पढ़ रहे तो गलती तो आप ही करेंगे ना। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन द इलेक्ट्रॉन इन अ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इट्स एक्साइटेशन एनर्जी इज, ओके ओके ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी? मतलब अगर कोई फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है तो उसको मैं कितना एनर्जी दूं कि वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, मतलब सेकेंड ऑर्बिट में चला जाए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, कितना एनर्जी दूं? तो इसी एनर्जी गैप को हम कहते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। तो ये होगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी? एक्स्ट्रा एनर्जी गिवन टू जंप द इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा एनर्जी गिवन टू इलेक्ट्रॉन टू जंप, ये होता है एक्साइटेशन एनर्जी। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। एक्साइटेशन एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस, समझ आया? कितनी रफ्तार और कितने पीक पे चल रही क्लास, मजा आ रहा है एकदम। सवाल एकदम धुआं धुआं हो रहा है क्या? सवाल एकदम धुआं धुआं हो रहा है क्या? चलिए, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ना, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड। वेट, जब भी लिखे ना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट मतलब n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब काइनेटिक एनर्जी की बात किए, काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट मॉड ऑफ टोटल एनर्जी, मॉड ऑफ टोटल एनर्जी मतलब 13.6 डिवाइडेड बाई n²। n को 2 रखेंगे तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। डी इज योर करेक्ट आंसर। 2007 का सवाल है। आप देखेंगे तो कम से कम अभी तक मैं 10 से ज्यादा PYQ आपको करा चुका, 10 से ज्यादा PYQ मैं आपको करा चुका। 2007 का सवाल है, आंसर इज डी। नेक्स्ट देखिए बेटा, 2005 का सवाल है। द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट्स काइनेटिक एनर्जी इन दैट स्टेट इज, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन इज अबाउट, तो काइनेटिक एनर्जी यही हो जाएगा, जो निगेटिव में है उतना ही पॉजिटिव में काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ये 2005 का सवाल है। ए इज योर करेक्ट आंसर, ए इज योर करेक्ट आंसर। 2001 का सवाल है। द एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन nth ऑर्बिट इज En, देन एनर्जी इन nth ऑर्बिट ऑफ सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, हाइड्रोजन हीलियम 2, तो 4n ही हो जाएगा। एनर्जी इज इक्वल टू Z² बटा n² इंटू E0। -13.6 को हम E0 कह सकते हैं, -13.6 को हम क्या कह सकते हैं, E0 कह सकते हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट वही रखा है, सिर्फ हाइड्रोजन के जगह पे वो क्या ले आया है, सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम।
हाइड्रोजन एटम रेज फ्रॉम द गाउंड टू एक्साइटेड स्टेट, देन बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। ये तो हमने कर दिया आपका सवाल, ये तो हमने कर दिया, ये सवाल हमने कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम समझते हैं, चलिए यहां पे छोड़ देते क्लास। अब वेवलेंथ के बारे में हम रेडवर्क कांस्टेंट और जो ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन सीरीज के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि जब इनिशियल स्टेट 2, 3, 4, 5, 6 से कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, मतलब ग्राउंड स्टेट में आएगा, n इज इक्वल टू 1 में आएगा, तो उस सीरीज को हम कहते हैं लाइमन सीरीज। जब किसी भी हायर स्टेट से इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में आता है तो वहां से जो फोटॉन्स निकलते हैं, वहां से जो रेडिएशन होता है, उस रेडिएशन को हम कहते हैं बाल्मर सीरीज, पास्कल सीरीज, बार्केट सीरीज, पिफन सीरीज, ये आपने पढ़ा होगा। अब इसके वेवलेंथ के टर्म्स में बहुत सारे सवाल बनते हैं और पूछे जाते हैं, है ना। बहुत ज्यादा पढ़ा दिया, टोटल स्लाइड्स मैंने पढ़ा दिए आपको, बहुत सारे छोटे छोटे भी सवाल थे, कंसेप्ट भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया हमने, टोटल 41 पेजेस। तो बेटा ट्रांजिशन और उसके वेवलेंथ पे भी सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं, है ना। वेवलेंथ पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे आप देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा, 2017 का सवाल है ये, 2017 में सवाल पूछे गए, 2016 में भी वेवलेंथ से टर्म्स में सवाल पूछे गए हैं। अगर हम कल को 2014 में सवाल पूछे गए, 2013 में सवाल पूछे गए हैं, मतलब आप क्या समझ रहे हैं, 13, 14, 16, 17 और जो बच गया वो मैंने अभी कराया है, 19, 20, 13, 18, 2020, 2014, 15, 2015, वो सवाल मैंने सारे कराए हैं। तो आप देख रहे हैं कि हर साल यहां से एक या दो सवाल बनता ही है, चाहे वो रेडियस से बने या वेलोसिटी से बने या टाइम पीरियड से बने या काइनेटिक एनर्जी से बने, टोटल एनर्जी से बने, पोटेंशियल एनर्जी से बने या ट्रांजिशन से बने या वेवलेंथ से बने, सवाल बनते ही हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वेवलेंथ वाला पार्ट कवर कर लेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेवलेंथ वाला पार्ट कवर कर लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर सैटरडे को होगा, उस दिन हम वेवलेंथ वाला पार्ट कवर कर लेंगे और थोड़ा सा एक्सरे में पढ़ा दूंगा। हालांकि एक्सरे बोर्ड से भी हटा दिया है और नीट में भी एक्सरे का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सरे थोड़ा सा पढ़ा दूंगा। एटम खत्म हो जाएगा। एटम में केमिस्ट्री का इन्फ्लुएंस थोड़ा ज्यादा है, एटम में केमिस्ट्री का इन्फ्लुएंस थोड़ा ज्यादा है, लेकिन न्यूक्लियाई में केमिस्ट्री का इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं है। न्यूक्लियाई में, न्यूक्लियस में केमिस्ट्री का इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं है, वो एक नया ही चैप्टर है, अलग तरह का नहीं, उसमें भी रेडियो एक्टिविटी टाइप आ जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा अलग है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।